तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने टेंस के बारे में कुछ नॉलेज ले लिया था, यानी कि कुछ बेसिक पढ़ लिया था। और आज की कक्षा में हम कुछ और बेसिक को समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हमने पीछे क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टेंस किन दो पार्टों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो ही पार्ट मैंने बताया था आप लोगों को। क्या क्या? स्टेट टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर क्या बना रहता है, टेंस बना रहता है। उसके बाद हम लोग ने टेंस के टाइप्स को भी देख लिया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब क्या होता है। उसके बाद प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में मास्टर बनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर की एकदम सटीक तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। वो चाहे किसी भी क्लास की हो, आप नर्सरी टू 12th तक यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर में कुछ बदलता नहीं है। जो आप नर्सरी में पढ़ेंगे वही आपका 12th लेवल में भी रहेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा और गहरा हो जाएगा और थोड़ा विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं और आपको टेंस नहीं आता है तो आप पढ़िए, क्योंकि जो टेंस टॉपिक होता है ना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि टेंस दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? स्टेट ऑफ एन एक्शन और दूसरा क्या होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट दिया है, तो प्रेजेंट क्या है, ये प्रेजेंट आपका है टाइम ऑफ एन एक्शन। और ये इंडेफिनिट क्या है, ये इंडेफिनिट है स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। टाइम ऑफ एन एक्शन का मतलब कि काम किस समय में हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, तो यानी कि हम ऐसे काम को देखेंगे, ऐसे काम को हम ट्रांसलेट करेंगे जो प्रेजेंट में हुआ रहेगा, ठीक है ना। और इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, इंडेफिनिट क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन है, यानी कि काम तो होगा लेकिन अनिश्चित है, पता नहीं है कि कितने देर में होगा, कब होगा, ठीक है ना। ये सब नहीं पता है, लेकिन हाँ काम होगा। तो इसीलिए इंडेफिनिट लगा है। तो इंडेफिनिट क्या हो गया आपका, स्टेट ऑफ एन एक्शन, और प्रेजेंट क्या हो गया, टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको रटा दिया गया रहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तू है आता है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन ये आपका एकदम बिल्कुल गलत है। ये होता है ता है, ती है वाला, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये सत्य नहीं है। कैसे? अगर आपने रटा है कि ता है, ती है जब होता है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि तुम्हारी मैं तुम्हारी समस्या मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं। क्या लिख रहा? मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं। अब बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर ये कौन सा टेंस है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, तो आप यहाँ पर मात खा जाएंगे। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो अब आप देखेंगे कि रहा है, रहे है, रहूं है। तो उस आप तब क्या देखेंगे कि रहा है, रहे है, तो आप इसको कंटिन्यूअस में बना देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना देंगे। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा गया है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सी चीजें होते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अगर मैं लिख रहा हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तब इसको भी प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। जब फिक्स टाइम होता है, फ्यूचर को जब फिक्स टाइम को दिखाना होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो सिर्फ ताहे तीहे पढ़ने से नहीं आती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाएंगे,
तो अब इसको किस टेंस में हम लोग बना रहे हैं, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बना रहे हैं। आप रहा है, रहे हैं देख कर और कंटिन्यूअस में बना देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से फुल बताऊंगा, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस क्या होता है। बस थोड़ी देर आप सब्र कीजिए, ठीक है ना। और जो हमारा ये लेक्चर है ये मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, 15 से 20 मिनट का, उससे ज़्यादा का लेक्चर नहीं होगा। बस आपको दिन में 15 मिनट देना है और टेंस को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है ना। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर से कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस ह्यूमन हैबिट्स, डेली रूटीन्स, लाइक डिसलाइक, यूनिवर्सल फैक्ट्स, साइंटिफिक लॉ, परमानेंट सिचुएशन, फिक्स फ्यूचर शेड्यूल एंड ह्यूमन इमोशन और मेंटल स्टेट। अब देखिए कह क्या रहा है, आप इसको भुला, अब इस इंग्लिश को भूल जाइए। अब मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है ना कि कोई भी ऐसा वाक्य है, कोई भी ऐसा वाक्य है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब कौन सा वाक्य, तो ध्यान से देखिएगा, जिसमें ह्यूमन हैबिट हो यानी मानव की आदत को दिखाया गया हो, या फिर डेली रूटीन हो यानी कि दिनचर्या को दिखाया गया हो, डिसलाइक लिखा है यानी कि डिसलाइक को दिखाया गया हो, नापसंद को दिखाया गया हो, या फिर पसंद को दिखाया गया हो, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो यानी कि सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है ना, या फिर कोई साइंटिफिक लॉ हो, ठीक है ना, यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया लॉ हो यानी कि नियम हो, या फिर परमानेंट सिचुएशन हो यानी कि अस्थायी अवस्था हो, या फिर फिक्स्ड फ्यूचर शेड्यूल हो यानी कि आने वाले कल में कोई फिक्स टाइमिंग हो, ठीक है ना, कोई फिक्स शेड्यूल हो, या फिर मानव की इमोशंस को दिखाना हो, या फिर किसी के मेंटल हेल्थ को दिखाना हो। अगर ऐसे कोई वाक्य आपके पास हैं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तब हम इसको किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मैं खाता हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि मैं खाता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं खाता हूं, तो अब बताइए ये क्या है, ये फैक्ट है क्या है, ये फैक्ट है कि लाइक है, डिसलाइक है, या फिर परमानेंट सिचुएशन है, क्या है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं खाता हूं, तो यानी कि मेरी आदत है कि मैं खाता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है, ह्यूमन हैबिट बता रहा है। तो इसीलिए किस टेंस में लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। इसी तरह अगर बोला जाए, अगर इसी तरह मैं बोलूं, क्या बोलूं, अगर इसी तरह मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं कुत्ता अजनबी पर, कुत्ता अजनबी पर, अजनबी पर भौंकता है, ठीक है ना, कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है यानी कि इस पे आदत है। कुत्ते की आदत क्या है कि वो अजनबी को जब भी देखेगा तो क्या करेगा, भौंकेगा। तो ऐसे अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो उसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, उसमें हम उसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। अब आपको इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं कि आप लोग कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये मत रटिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे आता है वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिखा है, ट्रिक क्या आपको ध्यान देना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद करिए, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमेंबर लिखा है। अगर किसी वाक्य में हैबिट है या फिर रूटीन है, ठीक ना, रूटीन का मतलब दिनचर्या, वो दिन भर क्या करता है, या फिर किसी के पसंद को दिखाया गया हो, नापसंद को दिखाया गया हो, फैक्ट हो और कोई सच्चाई हो, या फिर कोई भी नियम हो, या फिर अस्थायी स्थिति हो, या फिर प्लानिंग हो आने वाले कल के या फिर कभी भी की, या फिर किसी के स्टेट को दिखाया गया हो। तो अगर ये 9 चीजें किसी वाक्य में है तो किस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मेरे अंदाज से। तो
ठीक है ना। तो बस आपको यही 9 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? हैबिट, रूटीन, लाइक, डिसलाइक, फैक्ट, परमानेंट, और यहाँ पर क्या है, शेड्यूल और स्टेट। यही बस आप 9 चीज़ें याद रखिए। इन्हीं 9 चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ गए हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग, मतलब 4 तरह से लिखे जा सकते हैं। जिसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो टेंस हो गया। अब इसके 4 सेंटेंसेस को हमको पढ़ना है। ठीक है ना। जिसमें आपका अफर्मेटिव आता है, निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है और डबल इंट्रोगेटिव आता है। ठीक है ना। तो अब उन चारों को पढ़ना है और वहीं से हम लोग का टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस चीज़ों को। चलिए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे? तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज़ को साकार लिया गया रहता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसे क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें पॉजिटिव बात किया गया रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। अब इसी में हम लोग को सारा चीज़ पढ़ना है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग हिंदी से इंग्लिश। ठीक है ना। अब इन्हीं सब चीज़ों में आता है। मैंने यहाँ पर तो आपको बता ही दिया है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का, पहले वो हमको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर अब हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो हो गया आपका। हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे। ठीक है ना। बस इतना ही लिख देना, आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, कल का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है उसमें ये सारे चीज़ों के लिए मैंने किस वर्ब का फॉर्म बताया था कि यूज करेंगे, वो सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसमें। ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जब कहीं भी इंडेफिनिट आ जाए, तो वहाँ पर हम नॉट प्लस V1 लगाते हैं। लगाते हैं ना। लेकिन एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में नोट लगा ही नहीं सकते। हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम इंडेफिनिट के लिए नॉट प्लस V1 नहीं लेंगे। ठीक है ना। नॉट प्लस V1 नहीं लेंगे। और हम लोग बनाना कैसे शुरू करते हैं? तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ये जो टेंस है आपका, ये आपका नाउन हो गया और इसके जो पहले है वो सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो टेंस के बाद वाले, मतलब टेंस के पास वाले एडजेक्टिव से हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि इंडेफिनिट के यहाँ पर नॉट प्लस V1 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस हो है अफर्मेटिव है, इसीलिए इंडेफिनिट के लिए नॉट प्लस V1 नहीं रखेंगे। समझ में आ गया? तो अब बचा क्या यहाँ पर? प्रेजेंट बचा ना। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है कि जब भी कहीं प्रेजेंट वर्ड आ जाए और उसके जगह पर हमको वर्ब का फॉर्म लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? V1 या फिर V5 लिखेंगे। तो इस प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? V1 या फिर V5। अब देखिए इधर कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। और इधर कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो इधर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और फिर एक्सेट्रा लिख देंगे, यानी ETC। एक्सेट्रा का मतलब इधर कोई एडवर्ब आएगा, बस ETC का मतलब यही होता है कि कोई एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि V5 क्या है और V1 क्या है। तो कोई भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसको V1 बोला जाता है, और किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में यस या फिर ईएस लगा देते हैं तो वो V5 बन जाता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है प्ले, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया है। लेकिन अगर इसी में हम लोग यस जोड़ देंगे तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फिफ्थ फॉर्म बहुत आसान होता है, बस उस वर्ब के बेस फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हम यस या फिर यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। देखिए कितना आसान है बनाना।
अब स्ट्रक्चर बना लिए हैं, तो अब आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करने को सीखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो मैं पहले छोटे छोटे वाक्यों को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद बड़े बड़े वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला मेरा वाक्य है, राम, क्या है, राम आम, राम आम, राम आम खाता है। देखिए एकदम छोटा वाक्य है, आप ये मत समझिए कि ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है ना। बस आपको बनाना आना चाहिए कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो कोई भी हिंदी का वाक्य है और उसको ट्रांसलेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर वाक्य आपको दिखाई दे रहा है और आपको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं। अगर घबराएंगे कि वाक्य इतना बड़ा है कैसे ट्रांसलेट करूं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर छोटा वाक्य है और हड़बड़ाएंगे कि अरे बा आवते बात, तब भी गलत कर देंगे, ज़्यादा खुशी में भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए अगर वाक्य ज़्यादा बड़ा हो या फिर छोटा हो, एकदम नॉर्मल आपको रहना है, ठीक है ना। और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। तो कोई भी वाक्य अगर आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले उसके मेन वर्ब को पकड़िए कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, खाना, खाना है ना। तो जब आप मेन वर्ब पकड़ लिए, मुख्य क्रिया को पकड़ लिए, तब आप ट्रांसलेट फटाक से कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सवाल अगर आपसे, आपके घर में कुछ भी होता है, तो बाहर से जब पुलिस आता है तो किससे सवाल जवाब करता है, किससे सवाल जवाब करेगा, जो घर का मुखिया होता है उसी से ना सवाल जवाब करेगा। तो कोई भी सेंटेंस हो, तो किसी भी सेंटेंस का जो मुखिया होता है, जो सबको पकड़ के रखता है, जो बांध के रखता है, वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यानी कि उसमें का जो मुख्य काम है वो होता है। तो इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है, खाने का, खाने का काम हो रहा है ना। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम मेन वर्ब में कौन लगा के सवाल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। तो अब आप लगाइए कौन, आम खाता है, कौन आम खाता है, राम, कौन आम खाता है, राम। तो अब इससे क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लिखा था है, सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट हम लोग कैसे खोजेंगे, तो किसी भी वाक्य में जब मेन वर्ब होता है उसमें जब हम कौन लगा के सवाल करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कौन आम खाता है, तो राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम, ठीक है ना, राम हो जाए, राम हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमको वर्ब का फॉर्म लिखना है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए राम क्या है, सिंगुलर है, राम सिंगुलर है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो इट का फॉर्म होता है तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, इट का, तो इट का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है, ठीक है ना। और जब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें यस या फिर यस लग जाएगा, क्योंकि उसी वही फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, खाने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इट बोलते हैं, तो उसमें हम यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स, राम इट्स, हो गया ना। यानी कि हम लोगों ने इसको कर लिया, इसको कर लिया, सॉरी इसको नहीं, इसको और इसको निपटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, आम। तो अब देखिए जब वर्ब में हम क्या और किसे लगाकर सवाल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या से पूछिए, उसके बाद आप किसे से पूछिए। अगर अगर जवाब में कुछ शब्द मिल रहा है, कोई शब्द मिल रहा है, तो वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर मैंने लिखवाया है कि मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो अब पूछिए, राम आम खाता है, राम क्या खाता है, पूछिए राम क्या खाता है। तो आपको मिलेगा कि आम खाता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, आम कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट काम आम कर रहा है तो हम ऑब्जेक्ट पर क्या लिखेंगे, मैंगो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अ मैंगो। देखिए कितना आसान है ट्रांसलेट करना, बस यही स्टेप है। कौन सा स्टेप, सबसे पहले अगर कोई भी वाक्य अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप उस वाक्य के मेन वर्ब को पकड़िए, यानी मुख्य क्रिया को पकड़िए। उसके बाद सारे सारे सवाल जवाब उसी मुख्य क्रिया से किया जाएगा, यानी ठीक है ना, उसी से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा,
ठीक है। तो हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, सब्जेक्ट। तो जब हम उस क्रिया से कौन लगा कर सवाल पूछेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। क्या या फिर किसे लगा कर सवाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। बस आप ये दो चीज़ें याद रखिए, और धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा जैसे जैसे वाक्य में आता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को इतना बताया है तो ये ज़्यादा हो गया होगा। अब कल के जो लेक्चर आएगा उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रांसलेट करने का आइडिया बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, और ट्रांसलेट के नियम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी ये लेक्चर पसंद आया हो तो, ठीक है। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई है, और अगर आप किसी नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट में, मैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करके आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप इतना भरोसा रखिए कि आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर में तो मास्टर में बना ही दूंगा, अगर आप सिर्फ मुझसे जुड़े रहे तो, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।